हेलो स्टूडेंट्स। अब आज जो है हम देखेंगे पार्ट 6 समुद्री जल के गुणधर्म, जिसमें हम समुद्री जल की सामान्य विशेषता, समुद्री जल का तापमान, समुद्री जल की क्षारता और समुद्री जल के घनत्व के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसे आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, आप सभी को पता भी होगा। जैसे कि संसार में सबसे बड़ा जल संचय कौन सा है, तो देखा जाए तो विश्व में संसार का सबसे बड़ा जल संचय प्रशांत महासागर में है। जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी के विषय में आपने जानकारी पिछली कक्षाओं में ले चुके होंगे। सागरी जल खारा क्यों होता है? तब खारा होने का प्रमुख कारण है कि भूपृष्ठ के जो भूपृष्ठ है, जमीन है, तो जमीन का क्षार जो है वो पानी में घुल जाता है और नदियों द्वारा समुद्र में वह प्रवाहित होता है और लाखों वर्षों से यही क्रिया निरंतर होती आ रही है। उसके बाद फिर वाष्पीभवन के कारण समुद्र में केवल पानी का वाष्प बनता है और जो क्षार है वो वहीं पर रह जाता है और जिसके कारण समुद्र का पानी खारा होता है। तो यही प्रमुख कारण है कि सागरी जल या समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। इसके आगे जैसे जमीन और समुद्र की जलवायु में क्या अंतर है, तो अगर आप देखेंगे जमीन और समुद्र के तापमानों में अंतर होता है। हमारी पृथ्वी जो है, जमीन जो है, वो जमीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, लेकिन इसकी तुलना में अगर हम देखें पानी जो है वह धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, जैसे दोपहर का समय होता है, दोपहर के समय में आपने देखा होगा कि जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो हमारी जमीन जो है वह शीघ्र गर्म हो जाती है, किंतु जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है तो वैसे ही जमीन ठंडी हो जाती है। किंतु पानी जब आप गर्म करते हो तो पानी हमारा धीरे धीरे गर्म होता है और यह अत्यधिक समय तक गर्म रहता है, वो ठंडा भी धीरे धीरे होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा से ध्रुवीय प्रदेश की ओर समुद्री जल के तापमान में कौन सा अंतर दिखाई देता है? तो यहाँ पर विषुवत रेखा के समीप की जमीन का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि वहाँ के पानी का तापमान केवल 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है। और ध्रुव के समीप, जो ध्रुव के पास का जमीन है, वहाँ पे जमीन का तापमान जो है वो -25 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह से विषुवत रेखा से ध्रुवीय प्रदेश की ओर समुद्री जल के तापमान में हमें अंतर दिखाई देता है। आइए अब हम स्पष्टीकरण देखेंगे। भौगोलिक स्पष्टीकरण। तापमान यह समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। तब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुणधर्म कौन सा है? तो समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुणधर्म तापमान है। रिक्त स्थान के लिए भी आपको पूछा जा सकता है कि खाली स्थान यह समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुणधर्म है, तो उत्तर के स्वरूप हम लिखेंगे तापमान। समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान सभी ओर समान नहीं होता है। सही गलत के लिए आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान सभी ओर असमान होता है, तो समान नहीं होता है मतलब असमान होता है, तो ये आपका आएगा सही। यह इस तरह से पूछा जाता है कि समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान सभी ओर समान होता है। अब समान होता है तो यहाँ पर आ जाएगा गलत। समुद्री जल के तापमान की यह भिन्नता अलग अलग जगह पर अलग अलग घटकों पर निर्भर होती है। अब इसके लिए अलग अलग घटक जो हैं वह जिम्मेदार होते हैं कि समुद्री जल का तापमान हर जगह अलग अलग हमें क्यों दिखाई देता है।
अक्षांश रेखा की दृष्टि से सोचे तो समुद्री जल का तापमान या समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान विषुवत रेखीय की ओर से ध्रुव की ओर कम कम होता जाता है। अगर जैसे अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं, तो अक्षांशीय रेखाएं जो है, अगर अक्षांशीय रेखाओं का हम वर्णन करते हैं, उसके दृष्टिकोण से हम देखते हैं, तो जैसे ही हम विषुवत रेखा की प्रदेश से हटते हैं तो वहाँ से ध्रुव की ओर जब जाते हैं, चाहे वह हमारा उत्तरी ध्रुव हो, चाहे वह हमारा दक्षिणी ध्रुव हो, जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे यहाँ पर हमें तापमान कम होता दिखाई देता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं, इसे हम कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। अब ये जो बीचों बीच यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है बीचों बीच, ये हमारी है विषुवत रेखा, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसके बाद यहाँ पर 23.5 पे कर्क रेखा, और यहाँ पर है मकर रेखा। तो इस तरह से ये जो हमारी कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, विषुवत रेखा से जब हम दूर हटते हैं, ये विषुवत रेखा से जब हम दूर हटते हैं तो यहाँ पर जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा ध्रुव है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा उत्तर और ये दक्षिण, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो इस तरह से जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो यहाँ पर समुद्री जल जो है, समुद्र का पानी जो है, उसका तापमान जो है वह कम कम होता जाता है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, मध्य अक्षांश रेखा प्रदेशों में 16 डिग्री सेल्सियस, तो ध्रुवी में 2 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया विषुवत रेखा, तो यहाँ पे विषुवत रेखा में समुद्री जल का जो तापमान होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद ये जैसे कर्क रेखा या मकर रेखा हो गया तो यहाँ पर 16 डिग्री होता है। किंतु जब हम ध्रुव पर पहुँचते हैं, चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, यहाँ पर जो तापमान होता है वह 2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा के प्रदेशों में समुद्री जल का औसत तापमान कितना होता है, तो यहाँ पर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। मध्य भागों में, मध्य अक्षांशीय रेखा के प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान कितना होता है, तो मध्य अक्षांशीय रेखा में समुद्री जल का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसी प्रकार ध्रुवीय प्रदेशों के पास समुद्री जल का तापमान कितना होता है, तो समुद्री जल का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस होता है। या यहाँ पर जोड़ियाँ मिलाओ के लिए भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश, मध्य अक्षांश रेखा और ध्रुवीय प्रदेश, और यहाँ पर आपको तापमान दिए जाएंगे। तो यहाँ पर तापमान जो है वह 25 डिग्री सेल्सियस और अक्षांश के पास 16 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवीय प्रदेश के पास 2 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान, अर्थात जो पृष्ठ के पास का तापमान है, पृष्ठीय तापमान, चक्रवात वर्षा, समुद्री लहरें, प्रवाह क्षारता, प्रदूषण, अभिसरण प्रवाह, ऋतु आदि का भी परिणाम दिखाई देता है। तो अभी यहाँ पर प्रश्न बनता है कि समुद्री जल के पृष्ठीय तापमान पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो समुद्री जल के पृष्ठीय तापमान पर चक्रवात वर्षा, समुद्री लहरें, प्रवाह क्षारता, प्रदूषण, अभिसरण प्रवाह, ऋतु आदि का परिणाम दिखाई देता है। समुद्री प्रवाह का भी समुद्री जल के तापमान पर परिणाम होता है। खाली स्थान के लिए आ सकता है कि खाली स्थान का समुद्री जल के तापमान पर परिणाम होता है, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलेगा समुद्री
प्रवाह, कि समुद्री प्रवाह का भी समुद्री जल के, समुद्र का जो पानी होता है उसके तापमान पर परिणाम दिखाई देता है। जिस क्षेत्र में शीत समुद्री प्रवाह बहते हैं उस क्षेत्र में समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान कम होता है, तो उष्ण प्रवाह में समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक वाक्य के लिए हमें प्रश्न बनता है कि किस क्षेत्र में समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान कम होता है, तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि जिस क्षेत्र में शीत समुद्री प्रवाह बहते हैं उस क्षेत्र में समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान कम होता है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है कि किस क्षेत्र में समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान बढ़ जाता है, तो वहाँ पर जहाँ पर उष्ण प्रवाह से समुद्री जल आता है उसका पृष्ठीय तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम जो है इस मानचित्र के द्वारा, इस ग्राफ के द्वारा और डिटेल में देखेंगे कि सागरी जल का तापमान अलग अलग अक्षांशीय भाग, अलग अलग जो हमारा अक्षांशीय भाग है उन सभी पर अलग अलग होता है, और उसी प्रकार अलग अलग ऋतुओं में गहराई के अनुसार किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। और इस तरह के ग्राफ रीडिंग आपको एग्जाम में ग्राफ रीडिंग के लिए पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तापमान जो है, ये यहाँ पर तापमान बताया गया है, ये जो है 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10, 15, 20, ये जो है आपको तापमान बताया गया है। और यहाँ पर गहराई बताई गई है, और गहराई 0 से लेके 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 2000, इस तरह से यहाँ पर गहराई बताई गई है। उसके अलावा यहाँ पर ये रेड लाइन जो है वो हमें बताता है उच्च अक्षांश रेखा, यह जो लाइन है ये हमें बताता है मध्य अक्षांशीय रेखा, और ये जो है यहाँ पर डॉट डॉट ये उष्ण कटिबंध, मतलब गर्म क्षेत्र जो है, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र, और ये है स्थायी तापमान। तो अब हम देखेंगे कि इस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि उष्ण कटिबंध में समुद्री जल का अधिकतम तापमान कितना होगा। अभी उष्ण कटिबंध पूछा गया है, तो ये हमारा है उष्ण कटिबंध। अब उष्ण कटिबंध में समुद्री जल का अधिकतम तापमान पूछा गया है, तो ये देखोगे 20 से थोड़ा कम है, इट मीन्स लगभग ये क्या है 18 डिग्री। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंध में समुद्री जल का तापमान अधिकतम जो है वह 18 डिग्री सेल्सियस होगा, और यह तापमान 500 मीटर की गहराई पर कितना होगा, तो ये है हमारा 500 मीटर। अब 500 मीटर की गहराई पर यह तापमान अगर आप देखते हो तो 500 मीटर की गहराई पर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग 11 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मध्य अक्षांश, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य अक्षांश रेखा प्रदेशों में समुद्री जल का तापमान समुद्री सतह के पास कितना होगा। अभी मध्य अक्षांश का है हमारा, ये हमारा हो गया मध्य अक्षांश, और मध्य अक्षांश में समुद्री जल का तापमान समुद्री सतह के पास यहाँ पर कितना होगा, सतह, इट मीन्स ये हमारा हो गया सतह, तो यहाँ पर सतह के पास, अब ये हमारा सतह हो गया, तो मध्य अक्षांश सतह के पास का अगर आप भाग देखते हो तो लगभग यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 15 है, और ये जो लाइन है ये हमारी है 14, तो इट मीन्स 14 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि ये सतह के पास पूछा है। इट मीन्स सतह हमारा 0 पे आ गया, सतह हमारा 0 से शुरू हुआ, 0 फिर 500, 1000, 1500। तो इस तरह से आप आसानी से जो है ग्राफ रीडिंग कर सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य अक्षांश के पास यहाँ पर 1500 मीटर की गहराई में कितना तापमान दिखाई देगा। अब ये हमारा है 1500 और ये हमारा है मध्य अक्षांश। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर मध्य अक्षांश ये 1500 है और ये हमारा है मध्य अक्षांश। तो मतलब यहाँ पर अगर आप देखते हो ये मध्य अक्षांश की लाइन है, तो 1500 में 1500 की गहराई पर यहाँ पर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दिखाई देता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च अक्षवृत्त प्रदेश का तापमान आलेख
क्या दर्शाता है और गहराई के अनुसार 500, 1000 और 1500 मीटर की तक कितना है। अब यहाँ पे उच्च अक्षांश अक्षवृत्त, अब उच्च अक्षवृत्त रेखा कौन सी है, ये हमारी जो है रेड लाइन जो है, ये उच्च अक्षवृत्त प्रदेश का तापमान। अब आलेख क्या दर्शा रहा है हमें, तो ध्यान में रखिए कि उच्च अक्षांश रेखी प्रदेश में समुद्री जल के तापमान के आलेख से यह स्पष्ट दिखाई देता है कि गहराई के अनुसार समुद्री जल के तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 0 से लेकर 2000 तक यहाँ पर तापमान जो है वह समान है, कोई भी परिवर्तन हमें उच्च अक्षवृत्त के अनुसार नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि चाहे वो 500 में हो, चाहे 1000 हो या 1500 की मीटर की गहराई हो, किंतु सभी जगह तापमान जो है वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर हमारा ये 4 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस बताता है, तो इट मीन्स यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस दिखाई देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान सभी और समान हो जाता है। तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पर विषुवत रेखा से ध्रुव तक के प्रदेश पर अगर हम विचार करें तो लगभग पृष्ठभाग से 2000 मीटर, ये जब 2000 मीटर की गहराई पर हम आते हैं, 2000 मीटर की गहराई तक हम जाते हैं, तो यहाँ पर तापमान सभी जगह, यहाँ पर चाहे उच्च अक्षवृत्त हो या मध्य अक्षांश रेखा हो, चाहे आपका जो भी हो, यहाँ पर सभी जगह तापमान समान दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पर ग्राफ रीडिंग के लिए आपको ये ग्राफ जो है पूछा जा सकता है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे कि समुद्री सतह से अधिकांश सूर्य किरणें परावर्तित होती हैं, परंतु कुछ मात्रा में सूर्य किरणें समुद्री तल तक पहुंच जाते हैं। परिणामतः बढ़ती गहराई के अनुसार सूर्य की उष्णता की तीव्रता कम होती जाती है, क्योंकि जितना गहरा होगा पानी तो वहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके कारण उसका तापमान कम होता है। तो यहाँ पर एक कारण लिखो के लिए प्रश्न बनता है कि बढ़ती गहराई के अनुसार सूर्य की उष्णता की तीव्रता कम होती है। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि समुद्री सतह से अधिकांश सूर्य किरणें परिवर्तित होती हैं, परंतु कुछ मात्रा में सूर्य किरणें समुद्री तल तक पहुंच पाते हैं। परिणामतः बढ़ती गहराई के अनुसार सूर्य की उष्णता की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे समुद्री जल के तापमान में 2000 मीटर की गहराई के बाद कमी होती जाती है। अब यहाँ पर जैसे हमने जब ये देखा कि गहराई में समुद्र जल का तापमान सभी और समान हो गया, तो 2000 मीटर की गहराई जो है वहां तक सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती हैं, जिसके कारण वहां पर तापमान सभी जगह पर एक समान दिखाई देता है। ध्रुवीय प्रदेश से यहाँ पर खाली स्थान के लिए प्रश्न बनता है कि खाली स्थान मीटर की गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान सर्वत्र एक समान दिखाई देता है। तो उत्तर स्वरूप हमें क्या मिलता है, 2000 मीटर। 2000 मीटर की गहराई के बाद तापमान सर्वत्र सभी जगह पर एक समान दिखाई देता है। ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत रेखा के प्रदेश पर सर्वत्र तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जब हमने ये ग्राफ की रीडिंग किया तो यहाँ पर हमने उच्च अक्षांश रेखा बताया, तो यहाँ पर चाहे जितनी भी गहराई हो, चाहे 500 से लेकर 2000, 0 से लेकर 2000, लेकिन यहाँ पर हमें तापमान जो है वह एक ही दिखाई देता है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो खाली स्थान के लिए आ सकता है कि खाली स्थान रेखा प्रदेश पर सर्वत्र तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलेगा ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत रेखा। गहराई अनुसार समुद्री जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और उसी के कारण अधिक गहराई वाला समुद्री जल कभी भी जम नहीं जाता। इट मीन्स यही कारण है कि वहाँ पर पानी जो है वह जमता नहीं है। तो कारण लिखो के लिए बनता है प्रश्न कि अधिक गहराई वाला समुद्री जल कभी भी जम नहीं सकता। तो कारण लिखो। तो यहाँ पर पहला रीजन लिखेंगे कि ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत रेखा प्रदेश पर सर्वत्र तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।
दूसरा, गहराई अनुसार समुद्री जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और यही कारण है कि अधिक गहराई वाला समुद्री जल कभी भी जमता नहीं है। विषुवत रेखा के पास समुद्री जल के तापमान में गहराई के अनुसार अधिक परिवर्तन आता है, तो ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान में कम अंतर हमें दिखाई देता है। भूवैष्टिक मतलब भूमि के पास समुद्र और खुले समुद्री जल के तापमान में विविधता दिखाई देती है। भूवैष्टिक समुद्र की क्षारता अधिक होने के कारण उस समुद्री जल का तापमान खुले समुद्री जल के तापमान की अपेक्षा अधिक होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि समुद्री जल का तापमान अलग अलग भागों में किस तरह से दिखाई देता है, उनमें किस तरह से विविधता दिखाई देती है।